राजनीति में एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या विकास करके चुनाव जीता जा सकता है या विकास की राजनीति वोट दिलाती है क्या, या जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 4 लेन की शानदार सड़कों से असुरक्षित सफर बिना किसी डिवाइडर, बिना किसी सुरक्षा और सिंगल लेन वाली सड़क पर चलते हुए भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी प्रश्न का उत्तर आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मैं अपने शहर प्रयागराज के बहाने उत्तर प्रदेश में विकास की ये जो कड़ी परीक्षा होने वाली है 2022 में, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं नैनी ब्रिज। अक्सर ये चर्चा होती है कि कहाँ विकास में हम पीछे रह गए, और एक बात हर कोई, किसी से भी कोई थोड़ा समझदार है या ज़्यादा समझदार, उससे एक बात कहिए तो बैठे हुए एक कहानी सुना देगा कि अंग्रेज बड़े अच्छे थे, ज़्यादा सुविधाएं तो उन्होंने दी। अब ठीक बात है कि ऐसा कहने वाले हमारी जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसकी कीमत नहीं पहचान पाते हैं और कई बार वो नहीं समझ पाते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमें जो कुछ दिया उसके पीछे उनकी अपनी लाभ कमाने की प्रवृत्ति, शासन करने का मूल उद्देश्य था। और वो कोई भारतवर्ष को महान नहीं बनाना चाहते थे, वो क्वीन विक्टोरिया के शासन में एक गुलाम, एक देश, एक उपमहाद्वीप, उस पर सत्ता चलाने के लिए वो ये सुविधाएं जुटाना चाहते थे। लेकिन वो पैमाने तो बना कर गए, वो उन्होंने जो पैरामीटर सेट किए, जो कुछ छोड़ा, वो बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आता है। और उससे हम आज देखें तो समझ में आता है कि विकास की राजनीति इतना वक्त क्यों लग गया उसे। और निश्चित तौर पर जब देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी ये जन्मभूमि है, यहीं पर आनंद भवन है, जहां पर कांग्रेस का एक तरह से कहें कि बहुत महत्वपूर्ण ज़मीन है। यही वो है जहां चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया इस देश पर। लेकिन इसी जमीन पर मैं जिस पुल के सामने खड़ा हूं, ये नैनी का पुराना पुल है और इसको अलग अलग नामों से जानेंगे, अलग अलग नामों से कहेंगे, लेकिन एक यहाँ का जो इलाहाबादी है वो कहेगा लोहा के पुल से आना है। तो ये जो लोहे का पुल है, इस पर आप देख रहे होंगे तो ऊपर रेलवे चलती है, नीचे सड़क है और बाकायदा ये 4 लेन का ये पुल है। और ये किसने बनाया था इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी वो कंपनी जिसने इस देश पर बरसों शासन किया, हमें गुलाम बनाकर रखा। लेकिन ये पुल 1865 में शुरू हो गया, अगस्त 1865, उस वक्त ये शुरू हो गया। और इन पुलों की महत्ता आप इससे समझिए कि भारतवर्ष के पूर्वी हिस्से से देश के दूसरे हिस्से को जोड़ने वाला ये अकेला पुल हुआ करता था। एक समय में अगर हम इसकी लंबाई देखें तो ये पूरा जो पुल है और पूरा जो यमुना पर ये यहाँ से शुरू होता है, जब हम अगर इधर आ रहे हैं नैनी की तरफ से या मिर्ज़ापुर की तरफ से, तो इधर से जब हम आते हैं और ये पूरा पुल यमुना पार करता हुआ ये शहर के पुराने हिस्से में जाकर मिलता है। जब ये बना था तो भारत का ये सबसे लंबा पुल उनमें से एक था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस पुल पर जाम लगने लगा, उसके बाद इस पुल की कहानी लगभग खत्म हो गई। बहुत मजबूत बना हुआ था, लोहे ऐसे थे कि सोचिए कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनमें कोई खराबी नहीं आई है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरा पुल हमें कब मिला, और जिसकी मैं कहानी बताता हूँ। यानी 1865 में ये पुल बना और 2004 में वो पुल बना जिसको हम नया यमुना ब्रिज कह रहे हैं, जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के अथक प्रयासों से हुआ, जो कई बड़े बड़े नेताओं के रहते, गांधी परिवार का घर रहते भी नहीं बन सका। और यही कहानी बताता है। और अगर हम इस रफ्तार की आधी रफ्तार से भी, यानी 1865 में जिस तरह का पुल अंग्रेज बना कर गए, जब हम स्वतंत्र हुए तो उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं चीज़ों को हमने समझा होता, उनका ही महत्व समझकर उसको आगे बढ़ाया होता, तो शायद आज भारत के विकास की कहानी कुछ और होती। और भले ही अंग्रेज हमें लूटकर बहुत कुछ लेकर चले गए हैं, बावजूद उसके उन्होंने जो तंत्र खड़ा किया था, हम अगर उससे आगे बढ़ पाते, वहीं रहने की बजाय उसे ही बचाए रखने की जद्दोजहद करने के बजाय, तो शायद आज भारत के विकास की कहानी कुछ और होती।
और यही सच है। दरअसल जो पुराना लोहे का पुल और नया जो बना केबल वाला जो पुल बना है, जिससे अब प्रयागराज के लोग जाते हैं, अब ये पुल जो पुराना लोहे का पुल है, इस पर इसीलिए अब थोड़ा शांति हो गई क्योंकि इससे अब कम लोग आते जाते हैं। लेकिन साथ में एक पुल बन गया, एक शानदार 4 लेन का एक बड़ा अच्छा पुल बन गया, तो उससे आसानी ये हुई कि पूरे शहर का जो यातायात था उसके जरिए जाने लगा। तो हम इस पर चल पा रहे हैं, नहीं तो इस पर घंटों घंटों जाम लगता था। तो ऐसा नहीं है, सरकारों ने किया और वो 2004 में वो पुल बनकर तैयार हो गया था। ये जिस पुल पर मैं खड़ा हूँ, ये प्रयागराज यानी पुराना जो इलाहाबाद शहर है, उसको शहर के बाहरी हिस्से यानी नैनी की तरफ जाने के लिए, या फिर आप कहें कि मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, सोनभद्र या फिर रीवा, शंकरगढ़, उस तरफ जाने वाली सड़क, उसको जोड़ने वाला ये पुल है। ये नया यमुना ब्रिज है। और आप जो देख रहे हैं कि मेरे पीछे आप ये पुल देख रहे होंगे कि ये केबल पर बना हुआ पुल है। और भारतवर्ष में ऐसे पुल बहुत कम हैं। आप मुंबई का जब बांद्रा वर्ली सी लिंक देखते हैं तो वो भी कुछ इसी तकनीक पर बना हुआ है। लेकिन इस पुल के साथ एक महत्वपूर्ण बात और जुड़ी हुई है। कई बार कहा जाता है कि क्या विकास की राजनीति हो सकती है, क्या विकास पर चुनाव लड़ा जा सकता है क्या? तो अगर उस लिहाज से देखें तो ये पुल भी ये कहानी कहता है, या कहें कि उस जो सिद्धांत को फिर से प्रमाणित कर देता है कि विकास पर चुनाव नहीं जीते जाते। 3 बार लगातार यहाँ से सांसद होने के बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो देश के बड़े नेता, विद्वान व्यक्ति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, संघ के स्वयंसेवक और पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री, 3 बार रिकॉर्ड उन्होंने इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उस वक्त शहर की 2 विधानसभा और उत्तरी दक्षिणी और जो शहर के बाहर की 3 विधानसभा आती थी। यानी इसी पुल से उनका पूरा का पूरा संसदीय क्षेत्र जुड़ता था। उन्होंने इस पुल को बनवाया। 2004 में इस पुल का काम पूरा हुआ और 2000 में उन्होंने काम शुरू करा दिया। यानी जब तीसरी बार वो सांसद बने तो बिना किसी हीला हवाली के ये पुल शुरू करा दिया। और आप इस पुल का महत्व तो समझेंगे, लेकिन इस पुल को ऐसे भी समझिए कि अमिताभ बच्चन इसी इलाहाबाद की धरती पर वो कहते हैं राजीव गांधी से कि पुलवा बनवा देता। इसी धरती से जो हेमवती नंदन बहुगुणा इसी जगह से 71 में चुनाव जीतते हैं, वीपी सिंह चुनाव जीतते हैं, अमिताभ बच्चन चुनाव जीतते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस पुल को बना नहीं पाता है। और आपको मैंने जो पुराना पुल दिखाया था नैनी का, तो उससे समझ में आया होगा कि उसकी कितनी महत्ता है। यानी वो पुल बना कब और उतने वर्षों तक ये नहीं बन पाया। लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर जोशी 2004 में, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता, विद्वान व्यक्ति, वो एक स्थानीय नेता रेवती रमण सिंह से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन ये पुल बन जाता है। इसको हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और ह्युंडई ने बनाया। ये आप इस तरफ देख रहे हैं, ये यमुना जा रही है और ये इधर ये अक्षयवट, जो कहें कि हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं। और जो किला, ये किला जो संगम आगे जाता है, यही सीधे चला जाता है तो पानी की धारा साफ दिखती है। तो ये किला और वो अक्षयवट जहाँ कहा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये आज आपको इसलिए कहानी बता रहा हूँ कि विकास की राजनीति में हारने के बावजूद, ये कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन शायद विकास पर वो जो कन्विक्शन होता है, वो भरोसा होता है, वो पार्टियों का कम रहता है तो वो विकास का रास्ता छोड़ देती हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी विकास का रास्ता छोड़ दिया क्या? 2004 में ये पुल बना, लेकिन संसदीय सीट चली गई। और सिर्फ संसदीय सीट ही नहीं गई थी, 2004 में देश भर में शानदार सड़कें, हर क्षेत्र में सुधार और सब कुछ होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा नहीं बन सकी। और उस सरकार के बारे में ये कोई भी जो आर्थिक तौर पर, जिसको हम कहते हैं कि लोगों के रोजी रोजगार, बुनियादी सुविधाएं, जिंदगी बेहतर होना, जीवन स्तर, खुशहाली, उस सब के लिहाज से उस सरकार ने बहुत काम किया। या उसको एक शब्द में अगर बोलें तो विकास की राजनीति करने की कोशिश की। ये शानदार केबल स्टेड ब्रिज जो
प्रयागराज में है। इसको सोचिए कि ये 2004 में जोशी जी ने शुरू करा दिया और बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है वो 2009 में बना है। तो इसको कह सकते हैं कि मुंबई पीछे पीछे चली, लेकिन इलाहाबाद के लोगों ने उस समय डॉक्टर जोशी को विकास की राजनीति को हराया और पूरे देश के लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को। और अब सोचिए कि जैसा नैनी का पुराना लोहे का पुल है, ऐसे ही फाफामऊ पर भी एक पुराना लोहे का पुल था। उसके बगल में चंद्रशेखर आजाद सेतु बन गया 1988 में, लेकिन उसके बाद उसकी ज़रूरतें बढ़ीं और आज उस पुल की मरम्मत के लिए पांटून पुल बनाना पड़ रहा है, क्योंकि समय से वहां पुल नहीं बन सका। तो सवाल यही है कि क्या विकास की राजनीति करके, और हम अब चलते हैं जरा आपको सड़कें अंदर की दिखा दें। ये दोनों पुलों को जोड़ने वाली सड़क है, यानी यमुना के किनारे किनारे नैनी का जो पुराना पुल है और ये जो नया वाला पुल है उसको जोड़ने वाली सड़क है। हम शहर के अंदर से होते हुए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। दूसरा हिस्सा मतलब ये हम यमुना की तरफ की बात कर रहे थे, अब गंगा पुल पर निकलते हैं और हम ये भारद्वाज आश्रम देखिए, भारद्वाज जी की मूर्ति महर्षि भारद्वाज की आपने देखी। इस चौराहे पर पहले भी जो मूर्तियां थी वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी, महात्मा गांधी जी की थी, जवाहरलाल नेहरू की थी। इसको बालसन चौराहे के नाम से ज्यादा जानते थे। महर्षि भारद्वाज आश्रम यहीं पर था, विश्व का पहला गुरुकुल यहीं कहा जाता है। और उसके बावजूद ये जो खूबसूरत चौराहा आप देख रहे हैं ये कुंभ से पहले बना। कुंभ ने इस पूरे शहर की सूरत बदल दी और मैं कहता हूं कि वो चित्र कुछ ऐसा हो गया जैसा गुनाहों के देवता में धर्मवीर भारती कल्पना करते हैं कि अगर कोई नगर देवता या ग्राम देवता होता तो ऐसा सुंदर शहर बसाता। और अब वो जाकर फिर से वो परिकल्पना साकार हुई। पिछले कई दशकों में लगातार इस शहर की उपेक्षा हुई, और जब इस शहर की उपेक्षा हुई जो प्रधानमंत्री देता था, तो देश की हालत आसानी से समझी जा सकती है। प्रयागराज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत, अब कितनी बड़ी राहत है वो इसका अनुमान लगाइए कि ये जिस पुल पर मैं खड़ा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद सेतु, जो सिर्फ 2 लेन का पुल है, यानी अगर एक एक गाड़ी दोनों तरफ से आ रही है तो उसके बाद बाइक बगल से निकल सकती है, लेकिन कोई दूसरी गाड़ी उसको ओवरटेक करके नहीं जा सकती। और ये वो रास्ता है जो लखनऊ से, प्रतापगढ़ से, सुल्तानपुर से, अयोध्या से, इन सब जगहों से, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सब जगहों से शहर की तरफ आता है। यही वो रास्ता है कि अगर आप अयोध्या से चित्रकूट जाना चाहते हैं तो भी इसी रास्ते से जाना होगा। एक तरह से कहें कि बहुत बड़ी आबादी को जोड़ने वाला ये पुल है। और चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि गंगा से 2 तरफ और यमुना से एक तरफ ये जुड़ा हुआ है, तो कोई भी एक पुल गड़बड़ हुआ तो आप समझिए कि हर तरफ रास्ता होगा। अभी तो चूँकि ऐसे समय पर मैं यहाँ खड़ा हूँ दोपहर के समय, कि जिससे यहाँ, वरना इसी रास्ते पर जिस मलाक हरहर से वो एक्स्ट्रा डोज 6 लेन का वो पुल बनना है, करीब 10 किलोमीटर लंबा, वहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से फिर इस पुल को पार करके और शहर में तेलियरगंज में उतरने में, उससे आगे जाने में करीब करीब पौना घंटे से 1 घंटे लग जाते हैं। अभी तक जो था वो पहले ये पुल था 88 के पहले तक। 88 में ये पुल बना, चंद्रशेखर आज़ाद सेतु। 88 के पहले तक ये पुल था, जो ये भी डबल डेकर है नैनी के पुल की तरह, यानी इसमें नीचे रेलवे लाइन है और ऊपर सड़क है। अब आप उसके पीछे देख रहे होंगे तो रेलवे लाइन के लिए, चूँकि नीचे उसी के लेवल पर वो एक और पुल बन गया है जिससे ट्रेनें गुजरती हैं। और इससे 88 के बाद से सड़क यातायात है। अब ऊपर जो हिस्सा है उस पर सिर्फ वो बच्चे सुबह एक्सरसाइज वगैरह करने या कुछ जो घूमने टहलने लोग आते हैं, सिर्फ वो आते हैं। लेकिन आप समझिए कि इस 2 लेन के पुल को 6 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। और जो इस तरफ अगर देखें तो ये पूरा जो इलाका है तो मलाक हरहर से जाएगा और ये पूरा कछार पार करते हुए और फिर वो बेली पर उतरेगा। तो कुल मिलाकर प्रयागराज के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी, अकल्पनीय, क्योंकि लंबे समय से 2015 में भी एक बार प्रस्ताव हुआ, पहले हुआ कि इसी के बराबर पैरेलल में एक 4 लेन का पुल बन जाए, लेकिन फिर समझ में आया कि वो भी बहुत कुछ
आसानी नहीं करेगा, कोई रास्ता नहीं निकलेगा, कुछ समय में मुश्किल हो जाएगी। 2015 में प्रस्तावित हुआ इसी सरकार में, नरेंद्र मोदी की ही सरकार में, और उसके बाद ये था कि 18 में इसको शुरू करेंगे, 21 तक ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर कुंभ की वजह से इसको टालना पड़ा। लेकिन अच्छा ये रहा कि कुंभ के काम के दबाव में, उस तेजी में जो भूमि अधिग्रहण था वो पूरा कर लिया गया है। यानी अब ये देश में एक अनूठा पुल होगा, और प्रयागराज के लोगों के लिए जो नैनी का नया यमुना पुल है, उसी तरह से वैसा ही फर्क दिखेगा जैसा मैंने आपको दिखाया कि पुराने यमुना ब्रिज और नए यमुना ब्रिज की सड़क, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बुनियादी सुविधाओं का फर्क होता है, वैसा ही फर्क इस तरफ से भी आने वाले लोगों को होगा। और ये प्रदेश के लोगों के लिए, कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर होगी। और जो अभी काम शुरू होगा, 3 वर्ष में इसको पूरा कर लिया जाएगा। और बोर्ड के पीछे वो द्वार भी बना है, ये कुंभ से ठीक पहले बना। तो ये द्वार बना, आप जब शहर में प्रवेश करते हैं तो जो प्रयागराज शहर है ये 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। 2 तरफ से गंगा नदी से और 1 तरफ से यमुना से। यमुना से आपको मैंने बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बनवाया हुआ पुराना पुल था, जिसको लोहे का पुल कहते हैं, जिसमें ऊपर नीचे रेलवे और सड़क है, 4 लेन का पुल है। और अब नया यमुना पुल बन गया है, जिसको हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और हुंडई कंस्ट्रक्शन ने बनवाया, जो 2004 में डॉक्टर जोशी के प्रयासों से वो पूरा हुआ था। शास्त्री पुल यानी बनारस की तरफ जाने वाला रास्ता, वाराणसी जौनपुर की तरफ जाने वाला रास्ता, यानी पूर्वांचल से जोड़ता है। और ये जहां मैं खड़ा हूं, ये रास्ता जाता है फाफा मऊ होते हुए और फिर शहर में जाएगा, तिलियरगंज पे उतरता है। तो वहां पहले एक पुल बना था जो बहुत पुराना अंग्रेजों का पुल था, जो ऊपर नीचे उसमें भी रेलवे और सड़क, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान था इलाहाबाद हर लिहाज से। और अब उसके बगल में एक चंद्रशेखर आज़ाद सेतु बना 88 में, लेकिन वो भी पुल अब छोटा पड़ने लगा है। उसके बगल रेलवे के लिए भी नया एक पुल बन रहा है। ये जो सड़क है, ये कुल सड़क ये इतनी भी नहीं हुआ करती थी, ये जितनी बड़ी आपको सड़क दिख रही है, लेकिन अब ये सड़क करीब इसकी 2 गुना हो जाएगी। यानी जो आपको वो बंद नाला जैसा बना हुआ दिख रहा है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी ये गिट्टी दिख रही है, देखिए लिखा हुआ है सावधान कार्य प्रगति पर है। तो ये हो जाएगी पूरी सड़क और बीच में बन जाएगा डिवाइडर, तो ये आपको शहर में ले जाएगा। लेकिन ये जो यात्रा है ये बड़ी कठिन होती है। मैं तो अभी ऐसे वक्त पे खड़ा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आम तौर पर जब लखनऊ से, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से, अयोध्या से हम प्रयागराज के लिए आते हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं, तो ये जो रास्ता है यहीं से जाम शुरू हो जाता है। देखिए एक रास्ता जा रहा है, ये जो बाएं जा रहा है ये लखनऊ की तरफ जाएगा, प्रतापगढ़ मतलब प्रतापगढ़ शहर नहीं, कुंडा होते हुए जाएगा ऊंचाहार रायबरेली, और ये रास्ता चला जाएगा प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या। यहाँ से जाम लगना शुरू होता है और किसी के लिए भी शहर में प्रवेश करना, क्योंकि छोटा रास्ता था, अब रास्ता तो बड़ा हो गया लेकिन पुल नहीं है। 2015 में पहली बार प्रस्ताव बना और यहीं मलाक हरहर से, जिससे पुल ऐसा बनना है कि जिससे दोनों तरफ से आने वाले यातायात को सहूलियत हो, राहत मिले। और ये पुल मलाक हरहर से जाएगा बेली रोड, त्रिपाठी चौराहा, यानी शहर का जो बीच का एरिया है, मंफोर्डगंज बेली रोड का इलाका, वहां जाएगा। ये करीब 10 किलोमीटर लंबा पुल होगा। तो 10 किलोमीटर में जो 6 किलोमीटर होगा वो सड़क रास्ता होगा, 3 किलोमीटर से ज़्यादा वो पुल होगा। और ये मैंने जो आपको दिखाया, ये मैंने नवंबर में किया था। अभी आप बहुत आसानी से यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद पुल तक पहुँचते हैं, लेकिन वो पुल अब मरम्मत मांग रहा है और उसके लिए पांटून पुल बनाए जाएंगे। 2 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं और जब तक ये वाला पुल नहीं बनेगा, ये उत्तर प्रदेश का पहला 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा डोज्ड मतलब ये हुआ वो तकनीक जिसमें बॉक्स गर्डर भी होंगे, जिसमें केबल स्टेड ब्रिज, दोनों का मिश्रण होगा। और ये देखिए नवंबर में जो राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ इसका शिलान्यास किया था। एक साथ 16 योजनाओं का, ये बड़ी परियोजना थी। और देखिए ये काम भी बड़ी तेजी में हो रहा है, पिलर बन गया है। ये बगल का रास्ता है जो उस कंपनी ने अपने लिए बनाया हुआ है
लेकिन सवाल यही है कि क्या मोदी योगी की ये जो डबल इंजन की सरकार, और मैं बार बार कहता हूं, विशुद्ध विकास की राजनीति अगर नहीं जीतेगी तो फिर जाति की राजनीति जीतेगी, सांप्रदायिक राजनीति जीतेगी, हिंसक राजनीति जीतेगी, टिकट बेचने वालों की राजनीति के नाम पर दलाली करने वालों की राजनीति जीतेगी। तो आप तय कीजिए कि विकास की राजनीति में 2022 में आप जो उसकी कठिन परीक्षा है, उस परीक्षा में आप उसको कितने अंक देने जा रहे हैं, क्योंकि विकास ने तो बहुत कोशिश की है। 2004 का शाइनिंग इंडिया 2019 में कम से कम देश की जनता जाग चुकी थी। अब 2022 में क्या होगा? विकास जीतेगा या फिर दुनिया में जो कहा जाता है कि विकास से चुनाव नहीं जीते जाते, लोगों की जिंदगी जीवन स्तर पर कितना भी बेहतर हो जाए उससे वोट नहीं मिला करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश के लोगों को देना है, देश के सबसे बड़े राज्य के निवासी।